हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत सिंह आज आपसे ओवरव्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करूंगा दैट व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, what are the disadvantages of political science, what are the challenges associated with political science। और हम पीडब्ल्यू में यूपीएससी वाला में आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में क्या ऑफर करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में आई वुड ट्राई टू गिव यू अ ग्लिम्स अबाउट द ऑप्शनल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, what you can expect from political science in aiding your preparation for general studies and civil services examination per se, and how political science optional is going to help you out at every stages of civil services exam. But before talking about political science, let me briefly discuss about what we are going to offer you in this course of political science optional at UPSC वाला। फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में हमारी ऑफरिंग क्या होगी। द कोर्स विल गो ऑन फॉर 5 months, for 5 to 6 months। It will not take more than 6 to 6.5 months time। One, classes will be held 5 days a week. Three, on every 6th day, you will have a doubt clearing session. You will have a doubt clearing session. Fourth, after completion of every topic, a test will be conducted on the lines of UPSC Civil Services examination. So all these are offerings for political science optional. It will take around 6 to 6.5 months time. Classes will be held every 5 days for 5 days a week. 6th day you will have a doubt clearing session, and then after completion of every unit, test will be conducted. Plus, you will be provided with comprehensive study material. One. Second, I will make you write everything in classroom. Whatever I will be teaching you, everything will be taught to you in classroom. सारी बातें मैं आपको क्लासरूम में लिखवाऊंगा भी, और सारी बातों का पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो क्लासरूम में डिस्कशन होगा, बोर्ड वर्क होगा, all the PPTs will be shared with you. So class notes would be provided to you, and also discussion PPTs will be shared with you, and I will also make you write everything, because I truly believe that writing your own notes in your own handwriting is of immense value for you. आप जब चीज़ों को अपने हाथ से लिखते हैं तो उसका अलग वैल्यू होता है। तो इसलिए मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि केवल लेक्चर देना इज नॉट इनफ। मैं जो भी आपको लेक्चर दे रहा हूं वो लेक्चर आप तक पहुंचना चाहिए, आपके अपने हैंडराइटिंग में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा। नॉर्मली होता क्या है कि अगर मैं यहां पर कोई एक लेक्चर डिलीवर करूं और मैं आपको कुछ ना लिखवाऊं, मैं केवल लेक्चर डिलीवर करके यहां से चला जाऊं, आप में से कुछ लोग जॉट डाउन कर लेंगे जो मैं डिस्कस करूंगा, मैक्सिमम लोग मुझे सुनेंगे, एंड आफ्टर 2-3 days यू विल फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। और अगर हम आपको नोट्स प्रोवाइड किसी दूसरे की हैंडराइटिंग में करवाते हैं, दैट विल नॉट बी ऑफ इमेंस वैल्यू फॉर यू। आपके लिए वैल्यू जनरेट करने का काम वो करेगा जो आप खुद से लिखते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा दैट आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद यू
and then I will make you write everything in classroom itself. And you will also be provided with the PPTs of all the discussions, जितने भी discussions classroom में होंगे, all the discussions PPTs would be provided to you. And doubt clearing session will be of utmost value for you. क्यों डाउट क्लियरिंग सेशन का आपके लिए रोल होगा? क्योंकि एक वीक में हमने जो क्लास की है, उस क्लास में आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो हम लोग सैटरडे को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. इससे क्या होगा कि आपके लिए चीजें पाइलअप नहीं होती चली जाएंगी. ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में डाउट है, फिर 6 महीने के बाद वो डाउट दोबारा से क्रॉप अप हो रहा है, फिर आपको ये लग रहा है कि भाई ये डाउट अब मैं कैसे क्लियर करूं. जो भी डाउट है वो वीकली बेसिस पर आप क्लियर करते चलिए. इससे लाइफ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी. एंड आफ्टर एवरी कपल ऑफ लेक्चर्स, जैसे एक टॉपिक फिनिश होगा, बीच में नहीं, मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर क्लास में ही आपको दूंगा और फिर मैं आपको उन आंसर्स का एक स्ट्रक्चर बना के क्लास में दूंगा. इससे क्या होगा? इससे आपके लिए बेनिफिट ये होगा दैट थिंग्स विल बिकम एक्सट्रीमली इजियर फॉर यू. चीजें आप अप्लाई करना सीख जाएंगे. आपको प्रिसाइजली ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि एग्जाम में मुझे करना क्या है और एग्जाम में मुझे अप्रोच कैसे एग्जाम को करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में आपको प्लेटो करवाया, तो प्लेटो से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन जब मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा और उनका स्ट्रक्चर आपके सामने प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, एग्जामिनर की आपसे क्या डिमांड है, आपको क्या कुछ सीखना है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए. क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि केवल पढ़ना, रीड करना इज नॉट इनफ, केवल क्लास अटेंड करना इज नॉट इनफ. इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं. यही एप्लीकेशन पार्ट मैं आपको क्लास में बताऊंगा. तो जैसे ही हमारा एक टॉपिक फिनिश होगा, उस टॉपिक के बीच में मैं आपसे 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और उन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा. इससे आपने जो पढ़ा है उस नॉलेज को आप अप्लाई करना सीखेंगे. ये पहला फीचर है इस कोर्स का. ये फीचर हमारे कोर्स को बाकी कोर्सेज से सेपरेट करता है, बाकी कोर्सेज से डिफरेंट बनाता है. दूसरा, हर यूनिट के फिनिश होने के बाद मैं आपका एक क्लास टेस्ट लूंगा ऑन द पैटर्न ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम. प्लस जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो हाईलाइटिंग फीचर होगा इस पूरे के पूरे कोर्स का. कि मैंने मान लिया रियलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपके साथ डिस्कस किया, रियलिस्ट थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस वीक में डिस्कस किया, लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैंने आपसे डिस्कस किया, और सैटरडे को मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखूंगा जिसमें आपके जो भी डाउट है रियलिज्म से रिलेटेड, लिबरलिज्म से रिलेटेड, वो सारी बातें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीक. उससे आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. सो साइमल्टेनियसली 2-3 चीजों पर आप काम करते रहेंगे. डाउट्स भी आपके क्लियर हो रहे हैं, नोट्स भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और फाइनली आपका टेस्ट भी हो रहा है हर यूनिट के फिनिश होने के बाद. अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी ऑफरिंग हो गई कि हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपके लिए क्या ऑफर करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने जा रहा है इस कोर्स से, और ये कोर्स कैसे बाकी के कोर्सेज से डिफरेंट है. अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने का आपके लिए एक बेनिफिट है. पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के एडवांटेजेस के बारे में पहले हम बात करते हैं. और ऐसा नहीं कि मैं आपसे केवल एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगा, मैं आपसे डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करूंगा. मैं आपसे यह भी बात करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने से लोग डरते क्यों हैं. सो बिफोर talking about advantages, let me discuss about the myths associated with political science. Political science optional से related myths क्या क्या है. पहला myth मैं political science optional से related आपसे discuss करने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि political science optional का vast syllabus है. myth 1, vast syllabus. बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा, डिस्करेज किया होगा कि भाई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है. मैं भी इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपको क्यों लेना चाहिए,
पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के क्या एडवांटेजेस हैं बड़े सिलेबस के बाद भी, इसको इस तरीके से समझिए तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सपोज ये जनरल स्टडीज है, 100 मार्क्स का पेपर है, 1000 मार्क्स। ये पॉलिटिकल साइंस है जो 500 नंबर का पेपर है, बट it covers 500 marks of general studies. Therein lies the significance of political science. आपका आधा काम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ने फिनिश कर दिया। अभी बाकी का समय आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में लगा सकते हैं। आपको अननेसेसरीली बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ने ऑलरेडी आपके काम को आधा कर दिया है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का वास्ट सिलेबस है, ट्रू। लेकिन वास्ट सिलेबस होने के फायदे क्या हैं कि जनरल स्टडीज का 50% सिलेबस इज डायरेक्टली कवर्ड अंडर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। डायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के अंडर में 500 नंबर के जनरल स्टडीज का पेपर कवर होता है। एक सिंगल ऑप्शनल आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं मिलेगा जो आधा जनरल स्टडीज का पेपर कवर करता है। और कैसे, मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। पहले मुझे मिथ्स को एक्सप्लोड कर लेने दीजिए, जो मिथ्स पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। कि मैं बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट्स के मुंह से ये बात सुनता रहता हूं। कई बार लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस तो बड़ा है। हाँ बड़ा है बिल्कुल, और बड़ा होना भी चाहिए, क्यों ना बड़ा हो। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सिलेबस बड़ा होना ही चाहिए। तुम्हारे जनरल स्टडीज के 1000 मार्क्स में से 500 मार्क्स आर कवर्ड बाय पॉलिटिकल साइंस। ऑप्शनल बड़ा नहीं होगा। यहां कोई 20 और 30 नंबर के मार्क्स नहीं कवर हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बारे में, और यही नहीं, ये तो मैंने एक पार्ट अभी आपको बताया, अभी आगे बताऊंगा। इससे पूरा कवर होगा आपका जनरल स्टडीज का कौन कौन सा पोर्शन पॉलिटिकल साइंस के थ्रू आपका कवर होगा। इन सारी चीजों के बारे में आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये पहला मिथ है कि बड़ा वास्ट सिलेबस है इसका। हाँ बिल्कुल है वास्ट सिलेबस, और वास्ट सिलेबस होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है जो तुम्हारे जनरल स्टडीज के आधी मेहनत को, तुम्हारे जनरल स्टडीज की मेहनत को आधी कर दे रहा है, तुम्हारे पास इतना एडिशनल टाइम है दैट यू कैन गो फॉर अदर सब्जेक्ट, तुम अपने समय को दूसरे सब्जेक्ट को इंप्रूव करने में लगा सकते हो, तो बड़ा सिलेबस होना इज नॉट बैड। सेकंड, ये एकेडमिक डिसिप्लिन है, और जिसमें जिन लोगों का बैकग्राउंड होता है वही पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में अच्छा करते हैं। क्या ऐसा है? आप लोगों ने भी ऐसी बात सुनी होगी। मैंने भी जब पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में लिया था तो मैंने भी ये बात सुनी थी कि ये एकेडमिक डिसिप्लिन है। रियलिटी ये है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, दे आर डूइंग मच बेटर देन द वन हु हैज स्टडीड पॉलिटिकल साइंस थ्रू आउट देयर लाइफ। या पॉलिटिकल साइंस में वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं जिन्होंने बेयर मिनिमम लेवल का एजुकेशन लिया है, जैसे जिन्होंने केवल बीए किया हुआ है। सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो लोग ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। क्यों अच्छा कर रहे हैं? वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे दो बातें। क्यों टेक्निकल बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपको नॉलेज लोडेड कंटेंट नहीं प्रोवाइड करना है। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब आंसर राइटिंग डिस्कस करूंगा कि जब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है तो आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं, आप करंट अफेयर्स का यूज कम करते हैं। क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप ये रियलाइज करेंगे कुछ बातों पर कि लगभग अगर 200 वर्ड्स का आंसर लिखना है तो आपको कंटेंट 100 वर्ड्स का ही लिखना है, 120 वर्ड्स का ही लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में 40 वर्ड्स चला जाएगा आपका। तो बेसिकली कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना है ऑफ ओनली 120 वर्ड्स। या आंसर राइटिंग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर 250 वर्ड का क्वेश्चन लिखना है तो उसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाना है ओनली ऑफ 150 वर्ड्स, 160 वर्ड्स।
और बाकी आपका चला जाएगा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में। अब आपको ये लगता है कि अगर आप केवल कंटेंट लोडेड आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर, व्हाई शुड एग्जामिनर गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स? एग्जामिनर को कंटेंट लोडेड आंसर लिखने का एक्स्ट्रा मार्क्स आपको क्यों दे? क्या एग्जामिनर यूपीएससी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से जाके प्रोफेसर्स को ना हायर करे? वो क्यों एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाती है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपको नॉलेज बेसिक लेवल का रखना है। योर नॉलेज शुड बी इंटीग्रेटेड विद करंट अफेयर्स, योर नॉलेज शुड बी इंटीग्रेटेड विद इनोवेशन, एंड दैट विल फेच यू मार्क्स। इसलिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में एकेडमिक डिसिप्लिन वाले बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं, या जिन्होंने बेयर मिनिमम बीए और एमए किया हुआ है, दैट्स इट, वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और इसके पीछे लॉजिक बहुत क्लियर है कि ये एग्जाम बहुत स्किल सेंट्रिक एग्जाम है, जिसमें नॉलेज का भी रोल है लेकिन स्किल का रोल दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। अदरवाइज आप इमेजिन कीजिए, अभी मैं काफी सारे बच्चों का इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू के क्रम में एक बात मेरे सामने आई कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे भरे हुए हैं, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है, जिनकी उम्र 22 साल है, बेयर मिनिमम उनकी उम्र है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है और वो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं। बेयर मिनिमम इतना ही एजुकेशन उनका है। आपको क्या लगता है कि अगर कंटेंट बेस्ड एग्जाम होगा तो कोई फ्रेशर कभी एग्जाम डोमिनेट कर सकता है क्या? जो बच्चा लास्ट 6-7 ईयर्स से तैयारी कर रहा है, आपको नहीं लगता है कि वो 6-7 ईयर्स वाला बच्चा आपको डोमिनेट करेगा जो फ्रेशर है? अगर नॉलेज बेस्ड एग्जाम हो तो जो 7 साल से तैयारी कर रहा है उसके पास एनी गिवन डे ज्यादा नॉलेज होगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट वाले से। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों के सिलेक्शन का रेशियो बढ़ता क्यों जा रहा है हर साल? फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चों के सिलेक्शन का रेशियो बढ़ता जा रहा है। मैं जिससे भी बात कर रहा हूं, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे सीनियर हैं, हर किसी का कहना है कि यार कमाल हो गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले इतने बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू देने जिसका कोई हद नहीं है। कारण क्या है, क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे आ रहे हैं? 6th अटेम्प्ट वाले बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? 7th अटेम्प्ट वाले बच्चे उतने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आ रहे हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा हो गया है कि इसमें आप कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं। आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी की है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रेशर्स बहुत ज्यादा क्लियर कर रहे हैं। अगर वो मान लिया नॉलेज सेंट्रिक एग्जाम लेने लगे, एकदम एकेडमिक रिगर टेस्ट करना शुरू करें, तो क्या होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा बाहर हो जाएगा, उनको कभी भी फ्रेशर और यंग बच्चे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि उनको केवल एकेडमिक बैकग्राउंड टेस्ट नहीं करना है, उनको कुछ दूसरे स्किल्स टेस्ट करने हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, इससे बड़ा बोगस और बकवास मिथ नहीं हो सकता है। तीसरा मिथ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से एसोसिएटेड, कि आपको बहुत सारे बुक्स को फॉलो करने हैं। यू नीड टू फॉलो अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ मटीरियल्स। अनदर बोगस आर्ग्यूमेंट। क्यों बोगस आर्ग्यूमेंट है? बोगस आर्ग्यूमेंट इसलिए है कि आपने जितना ज्यादा बुक और मटेरियल फॉलो कर लिया, आपके सक्सेस के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। आपने अगर बुक्स बहुत ज्यादा फॉलो कर लिया, आपके सक्सेस के चांसेस और कम हो जाएंगे। आपने मटेरियल बहुत ज्यादा फॉलो कर लिया, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको एक मटेरियल 10 बारी पढ़ना है, रादर देन 10 मटेरियल आपने एक बारी भी ना पढ़ाओ। यार तुम 10 मटेरियल पढ़ के क्या करना चाहते हो? क्या तुम पीएचडी करना चाहते हो? तुम प्रोफेसर बनना चाहते हो? तुम एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बनना चाहते हो। कई बार बच्चे मेरे से जब क्लासरूम में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हंसी आएगी ये सुनकर, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको आंसर दे देता हूं और फिर मैं उनसे पूछता हूं कि लेकिन ये जान के करोगे क्या बेटे? तुमको मैंने ये बात बता दी जो तुमने पूछा है, लेकिन इसका एग्जाम से क्या लेना देना है? क्यों मैं ऐसा बच्चों से कहता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो ना पढ़े जो उनको पसंद है, वो पढ़े जो सिविल सर्विसेज एग्जाम में आ सकता है। बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बार कहते हैं कि सर मुझे ना कार्ल मार्क्स बहुत पसंद है। मैं उनसे कहता हूं बेटा कार्ल मार्क्स जान के करोगे क्या? कार्ल मार्क्स का डेथ हो चुका है। कार्ल मार्क्स के बारे में तुमको उतना ही जानना है जितना सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के बारे में तुमको उतना नहीं जानना है कि तुम मार्क्स पर स्कॉलर बन जाओ,
क्योंकि कार्ल मार्क्स को पढ़ने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जानी है। तुम लगातार 10 साल भी पढ़ोगे ना तो भी कार्ल मार्क्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुमको कार्ल मार्क्स के बारे में सब कुछ नहीं जानना है, तुमको कार्ल मार्क्स के बारे में उतना ही जानना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है कि टेक्निकल लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स इस एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, जो बेयर मिनिमम एजुकेशन लेकर आए हुए बच्चे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। नंबर ऑफ बुक्स आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यू नीड टू फॉलो लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेस बट यू नीड टू रिवाइज दोज सोर्सेस अ नंबर ऑफ टाइम्स। आपको बार बार उन सोर्सेस को रिवाइज करने की जरूरत है। देयर इन लाइज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। इसलिए ये सब बोगस आर्गुमेंट है, एक मिथ है कि आपको वास्ट सिलेबस है इसका। अरे यार वास्ट सिलेबस है तो है, वो जनरल स्टडीज में भी तो 500 नंबर का पेपर कवर कर रहा है, वो तुम्हारा एस्से भी तो कवर कर रहा है 250 नंबर के पेपर का, इंटरव्यू में वो तुमको सीधे सीधे एडवांटेज भी तो दे रहा है। क्यों नहीं वास्ट सिलेबस होगा उसका? वो डिजर्व करता है वास्ट सिलेबस होना, क्योंकि जनरल स्टडीज में तुम्हारा काम आधा हो जाता है। बाकी के ऑप्शनल को उठा के देख लो। प्रीलिम्स के पेपर में 1/4 ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। आप पूछेंगे सर कैसे? 12 क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी डायरेक्टली कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। 10 से 12 क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। जिस बच्चे का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है 25 नंबर का, तो उसको प्रीलिम्स में सीधे सीधे एडवांटेज है। आप कहेंगे कि सर बस 25 नंबर, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल 25 ही क्वेश्चन आपको आते हैं। इसलिए बस 25 क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये 25 क्वेश्चन वो है जो मेक और ब्रेक की तरह से है। कोई ऐसा ऑप्शनल आप मेरे को नहीं बता सकते हैं जहां से 1/4 ऑफ द पेपर प्रीलिम्स में आता हो। प्रीलिम्स में 1/4 प्लस मेंस के एग्जाम में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, अभी आगे आपको बताऊंगा। इसलिए ये सारे बोगस आर्गुमेंट है। ये वास्ट सिलेबस है। यू नीड टू हैव एन एकेडमिक बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस। बैकग्राउंड नहीं होना ये बड़ी अच्छी बात है। कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर ये सब्जेक्ट मेरे लिए नया है, तो मैं खुश हो जाता हूं। मैं कहता हूं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों बड़ी अच्छी बात? इसलिए है कि आप एकदम क्लीन स्लेट की तरह से हैं। जो मर्जी आए उस पर लिखो ना। अभी तुम क्लीन स्लेट की तरह से हो, तुम्हारे दिमाग में कचरा नहीं है, क्लटर्ड माइंड नहीं है, तुम्हारा क्लीन माइंड है। तुमको जो इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ले लो ना, अपने काम की चीजें ले लो। एकेडमिक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। बाकी के एग्जाम का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं दैट यू डू नॉट नीड टू हैव अ बैकग्राउंड इन दैट सब्जेक्ट। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट आपको फायदा ज्यादा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जो बच्चों ने एग्जाम टॉप किए हैं पिछले कुछ सालों में, टॉप 10 में आए हैं बच्चे, आपको जान के हैरानी होगी कि शायद ही उसमें से कोई पीएचडी हो। उसमें से बच्चे क्या हैं, किसी ने बीए किया हुआ है, किसी ने एमए किया हुआ है, जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का बंदा है। एक बीए और एमए, क्या आपको लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक बीए और एमए पीएचडी स्कॉलर से ज्यादा नॉलेज रखता हो, या केवल एक बीए जिसने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की हो उससे ज्यादा नॉलेज रखता होगा? बिल्कुल नहीं रखता होगा। ग्रेजुएशन के बंदे के पास, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के पास बहुत बेयर मिनिमम लेवल का नॉलेज होता है। वो नॉलेज एग्जाम पास करने के लिए इज मोर देन इनफ। इसीलिए लास्ट के 7-8 ईयर्स में आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई है। देन थर्ड, कि बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैंने वो मिथ ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया। और नंबर ऑफ बुक्स और मटेरियल आपको फॉलो करने हैं, ये भी मैंने मिथ एक्सप्लोर कर दिया। एडवांटेजेस क्या हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के? एडवांटेजेस सुनकर आप हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाना है, ये रियलिटी है। आप मेरे फेस वैल्यू पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैं दोनों आपको बताता हूं।
एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का कि इट्स कन्वर्जेंस विद जनरल स्टडीज, जो मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में हमारे पास दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरल स्टडीज के साथ इस लेवल का कन्वर्जेंस है कि अगर पेपर 2 का कोई कन्वर्जेंस नहीं होता, इवन दैट वुड हैव मेड पॉलिटिकल साइंस द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शनल है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। क्यों? ये देखिए, पेपर 1 में वी हैव टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में का कन्वर्जेंस किसके साथ है और सेक्शन बी का कन्वर्जेंस किसके साथ है? सेक्शन ए का कन्वर्जेंस, सेक्शन ए पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थियरी, जिसमें मेनली जनरल स्टडीज में कन्वर्जेंस है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का। यह आपको जनरल स्टडीज के पेपर 1 में हेल्प करेगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सीधे सीधे आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल देखेंगे ना, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस में लिखा हुआ है, सीधे सीधे उन्होंने जनरल स्टडीज के पेपर में लिखा हुआ है। पहला एडवांटेज। सेक्शन ए का दूसरा एडवांटेज, जनरल स्टडीज का एथिक्स पेपर, जहां पर आप फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर आप फिलोसोफर्स के बारे में, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे, जेम्स मिल के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, गांधी के बारे में पढ़ेंगे, अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगता है कि इसमें से कोई भी ऐसा थिंकर है जिसके बारे में जनरल स्टडीज में एथिक्स पेपर में आप नहीं पढ़ते हैं? ये सब वो थिंकर हैं जिन पर पूछे गए हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एथिक्स के पेपर में। एंड अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम प्लेटो डिस्कस करेंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, गांधी का पूछा हुआ क्वेश्चन, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड एंड नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और ये सब वो क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपसे अपने दिमाग से आपको बनाकर बता रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सीधे सीधे उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो दीज फिलोसोफर्स विल बी कवर्ड फॉर एथिक्स पेपर। इसके सेक्शन बी में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, जिसमें पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी, टोटल इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर 1 सेक्शन बी के थ्रू कवर होंगी। पूरी इंडियन पॉलिटी, पूरा का पूरा गवर्नेंस, सोशल इश्यूज का 50% टॉपिक, पोस्ट इंडिपेंडेंस का 50% टॉपिक। कोई भी ऑप्शनल आप मेरे को बता दीजिए जहां इस लेवल का कन्वर्जेंस होता हो। द काइंड ऑफ कन्वर्जेंस यू हैव इन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, दैट मेक्स पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वेरी स्पेशल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के ऑप्शनल खराब हैं, सारे ऑप्शनल अच्छे हैं। ऑप्शनल खराब या अच्छा नहीं होता है, हम और आप ऑप्शनल को अच्छा बनाते हैं। ऑप्शनल खराब और अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऑप्शनल पढ़ने में आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा, आपका इंटरेस्ट का एरिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जनरल स्टडीज के साथ कन्वर्जेंस। अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे ना, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जनरल स्टडीज में जिस लेवल का कन्वर्जेंस है पॉलिटिकल साइंस का, दैट मेक्स पॉलिटिकल साइंस अ वेरी स्पेशल ऑप्शनल। एंड देन कम्स पेपर 2। पेपर 2 का सेक्शन ए, जहां पर हम आईआर के थियरीज पढ़ते हैं और की कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है। लेकिन उसके बाद
वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, जैसे कोल्ड वॉर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूनिलेटरलिज्म एंड अमेरिकन हेजेमनी, नॉन अलाइन मूवमेंट, सारी चीजें आप पढ़ते हैं वहां। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इकोनॉमी में पढ़ेंगे आप, सब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। यूनाइटेड नेशंस एंड रिलेटेड एजेंसीज, क्लाइमेट चेंज टॉपिक, सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 सेक्शन ए में पढ़ना है। और इसका सेक्शन बी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये पूरा आपको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। अब मैंने आपके सामने, ऐसा नहीं है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को स्पेशल बनाने के लिए आपके सामने ये सारी कहानी रखी है, ये सब आप जाकर के सिलेबस में देख सकते हैं। यू गो थ्रू पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, आप रियलाइज करेंगे, आप जनरल स्टडीज का सिलेबस एक तरफ रखिए और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस एक तरफ रखिए, यू विल बी अमेज्ड द काइंड ऑफ कन्वर्जेंस वी हैव विद पॉलिटिकल साइंस। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेने का। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑप्शनल अच्छा या बुरा कभी नहीं होता है, हर ऑप्शनल स्कोरिंग होता है। फिजिक्स बहुत स्कोरिंग ऑप्शनल है, जो स्कोर करने वाले लोग हैं 400 नंबर स्कोर किया उन्होंने, 400 यू कैन स्कोर। मैथमेटिक्स 410, 415, 425 तक लोगों ने स्कोर किया है, तो लोग किसी भी ऑप्शनल में स्कोर तो कर ही रहे हैं। इट इज नॉट ओनली ट्रू अबाउट पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का देयर इज अ ग्रेट कन्वर्जेंस विथ जनरल स्टडीज पेपर। एडवांटेज नंबर 1। एडवांटेज नंबर 2, ये तो मेंस एग्जाम का हो गया। एडवांटेज नंबर 2, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल विल greatly help you in your prelims paper. PSIR will greatly help you in your prelims paper. कैसे? प्रीलिम्स में, आज के समय में प्रीलिम्स has become the most important part of civil services exam. Directly 1/4 of the prelims paper, 10 to 12 to 15 questions that comes from Indian polity is directly covered under PSIR optional. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये सबसे स्पेशल बनाता है PSIR ऑप्शनल को। 10 से 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस are directly asked from Indian polity, and entire Indian polity questions will be covered under PSIR optional. आप कहेंगे सर प्रीलिम्स का भी, देखिए प्रीलिम्स ऐसा सच कुछ नहीं है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर मेंस यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। और मैं जब आपको PSIR ऑप्शनल यहाँ पे करवा रहा होऊंगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा नहीं भाई, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एनालिसिस का पार्ट है ना। इंडियन पॉलिटी पढ़ाते समय मैं आपको केशवानंद भारती केस के बारे में नहीं क्यों बात करूंगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा ना उसके बारे में। मैं आपसे आर्टिकल 32 के बारे में जरूर बात करूंगा, उनको मैं आउट तो कर नहीं सकता हूं। तो इसीलिए प्रीलिम्स, ऐसा नहीं है कि मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोई आपको पढ़ाने जा रहा है किसी सब्जेक्ट में। प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, आप सब्जेक्ट को होलिस्टिकली पढ़ते हैं और प्रीलिम्स में वहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो 10 to 12 क्वेश्चन बेयर मिनिमम है, comes from Indian polity, and that will be covered from political science optional. And 10 to 12 questions that comes from institutions, international institutions, सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, सीधे सीधे। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, आपका ज्यादा कमांड होगा, इतने पर ही स्टोरी खत्म नहीं होती है। ऑल द लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन इन प्रीलिम्स it directly comes from political science optional, all the location based question। आपको जान के हैरानी होगी, बच्चे ये सोचते हैं जब लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अरे यार ये ज्योग्राफी से आया है क्या, वो कभी ज्योग्राफी से नहीं आता है। दैट इज रिलेटेड टू सम इंटरनेशनल इवेंट्स, सम डेवलपमेंट्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। सपोज मारियोपोल में वॉर चल रहा था,
अभी 2 साल के बाद आपसे वो पूछेंगे कि मारियो पोल मैच द फॉलोइंग में कौन से कंट्री से रिलेटेड है। अगर एक बच्चे को इंटरनेशनल इवेंट्स की समझ है, जो ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा होगी, तो उसके लिए इन क्वेश्चंस को कैप्चर करना विल बी इजियर। एंड एवरी ईयर 3 to 4 questions it comes from location, 3 to 4 question every year. So 27-28 questions of prelims comes from political science optional. Therein lies the beauty of political science optional. Essay, entire 250 marks essay, जो philosophical essays पूछे जा रहे हैं ना आजकल, वो सारा का सारा political science optional के थ्रू कवर होता है। Political science optional will give you an edge over any other optional in dealing with essays. And then interview के बारे में मैं ज़्यादा बात ना करूँ तो बेहतर ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरव्यू इंटरनेशनल इवेंट और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के टेस्ट पर बेस्ड होता है। पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा, एनी गिवन डे उसको एडवांटेज होना है। सो पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली हेल्प्स यू इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, it also helps you in developing a well-rounded personality, provided you study from examination point of view. आपको academics की तरह से पढ़ाई नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करना है, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको वो नहीं पढ़ना है जो आपको पसंद है। बच्चे कई बार मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे ना कार्ल मार्क्स बहुत से प्यार हो गया है, मुझे कार्ल मार्क्स बहुत अच्छा लगता है। अरे कार्ल मार्क्स अच्छा लगने वाली चीज है, पसंद आना चाहिए कार्ल मार्क्स। इन कार्ल मार्क्स में डूबना नहीं है बेटे। कार्ल मार्क्स में डूबने का मतलब है कि तुम अपना बहुत प्रीशियस समय खराब कर लोगे। तुम मार्क्स को 1 महीने तक स्टडी करोगे, क्या पाओगे 1 महीने मार्क्स को स्टडी करके? तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है, तुम्हें आईएएस बनना है ना। तुम्हें कार्ल मार्क्स पर रिसर्च नहीं करना है, तुम्हें वो पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल साइंस का। इसलिए मैंने आपसे कहा, ये मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के क्या एडवांटेजेस हैं। ये सारे एडवांटेजेस हैं पॉलिटिकल साइंस के। अब आप मेरे से कहेंगे कि सर ये सब तो आपने पॉजिटिव बातें बताई, क्या कुछ नेगेटिव भी है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव बात तो होना ही है ना। नेगेटिव भी है, डिसएडवांटेजेस। लेकिन ये डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जिसको आप एडवांटेजेस की तरह से ही काउंट कर सकते हैं। कैसे इन डिसएडवांटेजेस को आप एडवांटेजेस की तरह से ही काउंट कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, एनालिटिकल डिसिप्लिन। एनालिटिकल डिसिप्लिन होना आपका डिसएडवांटेज नहीं है। दूसरा, दिस डिसिप्लिन रिक्वायर्स, दिस सब्जेक्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी ऑन योर पार्ट। आपको कंसिस्टेंट होना है, लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ये उसी तरीके से है, आपको सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लिया किसी का वजन 120 किलो हो गया है, 120 किलो वजन हो गया, अब गलती तो हो गई है आपसे, ठीक है। गलती हो गई है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, यू रेज योर हैंड्स एंड बी काउंटेड। यू से कि ठीक है मेरे से गलती हो गई है, मेरा वजन 120 किलो का हो गया है, लेकिन इस वजन को मैंने कम करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड पॉइंट नंबर 2, 120 किलो वजन हो गया है, अभी आपके लिए चलना मुश्किल हो रहा है, उठना मुश्किल हो रहा है, आपने हार मान लिया। आपने कहा कि अब मैं चल नहीं सकता, अब मैं उठ नहीं सकता, और अब मेरा वजन कभी नहीं कम होगा, और वो 120 किलो 150 किलो होगा, 200 किलो होगा। लेकिन एक लड़के ने, जिसने, एक इंसान ने, मेल या फीमेल, जिसने raise his or her hands and said that I'm going to do it. I'm going to take up this challenge and I'm going to reduce my weight. अभी आपको क्या करना है, यहीं पर कंसिस्टेंसी का रोल होता है। कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनालिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्च्यू होता है। कैसे? आप एक दिन जिम जाते हैं, 5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अभी जनवरी महीना है, आप किसी भी जिम में जाएंगे ना, और जिम वाले से पूछेंगे तो जिम वाला बोलेगा कि सर इतने सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर का लोगों ने ले लिया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है।
और वो सारे लोग 15 दिन के बाद गायब हो जाते हैं। 1 जनवरी को वो पूरे जोश में होते हैं कि इस साल में मैं कुछ नया रेजोल्यूशन मैंने लिया है और मैं ये काम करके ही दम लूंगा। 15 तारीख आते आते वो उनका जोश ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। आपका पैशन बहुत लंबे समय तक काम नहीं करता है, कंसिस्टेंसी बहुत लंबे समय तक काम करती है। जिम में आज गया हूं और मैंने 5 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, मेरे लिए किसी काम का नहीं है वो, इनफैक्ट वो काउंटर प्रोडक्टिव है, मेरे बॉडी को हार्म कर सकता है। लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसने कहा कि नहीं, मैं 5 घंटे जिम नहीं करूंगा, मैं डेली 20 मिनट के लिए जिम में जाऊंगा, लेकिन डेली जाऊंगा, मैं हर दिन 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए जिम में जाऊंगा। आप देखेंगे कि महीने भर में उस बंदे को रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। यहां भी ऐसा ही है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में भी एग्जैक्टली ऐसी ही बात है। अगर आप डेली काम करते हैं ना, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि क्लास में आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपने उस दिन उसको कवर कर लिया, दूसरे दिन फिर आप घर गए, फिर आपने घर में एक बारी और पढ़ाई किया जब क्लास खत्म हो गई, दूसरे दिन क्लास शुरू होने से पहले एक बार आपने और पढ़ लिया है उसको। आप जब दूसरी क्लास के लिए बैठ रहे हैं तो ऑलरेडी आपने 2 बारी पिछले क्लास के लेक्चर को रिवाइज किया है, प्लस आपने पिछले क्लास में एक बारी टीचर की बात को सुना है, एक बारी लिखा है, ये 4 रिवीजन हो चुका है। ऐसा बच्चा कभी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट वर्क करेंगे फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, रिजल्ट तो दिखना ही है ना आपको, रिजल्ट कहां जाना है। और वैसे भी रिजल्ट के बारे में आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, रेगुलरली अगर तुम काम कर रहे हो तो रिजल्ट तो तुमको दिख जाएगा ना, पहले दिन कभी रिजल्ट नहीं दिखता है। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखनी है, अचानक हमेशा एक्सीडेंट होता है, अचानक कभी भी आपको ग्रेट रिजल्ट नहीं मिलता है। ग्रेट रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंसी इज नीडेड। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपसे कंसिस्टेंसी डिमांड करता है, दैट इज ट्रू, लेकिन फिर आप मुझे बताइए कि लाइफ में ऐसी कौन सी ग्रेट चीज है जो आपसे कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं करती है। वजन कम करना है तो भी कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई एक स्किल सीखना है तो भी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको गाड़ी सीखनी है तो भी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कार ड्राइव करना सीखना है। आपको क्या लगता है कि आप 5 दिन जाएंगे, 2 महीने नहीं जाएंगे तो आप अच्छी कार ड्राइव करना सीखेंगे? बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आपको एक बारी ही ईमानदारी के साथ 2-3 महीने काम करना है, आप ड्राइव करना सीख ले जाएंगे। दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। जिंदगी इसी तरीके से वर्क करती है। कंसिस्टेंसी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। कहना आसान है, कंसिस्टेंसी फॉलो करना किसी भी इंसान के लिए चैलेंजिंग होता है। कंसिस्टेंसी जब तक आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है, लाइफ में ग्रेट चीजें अचीव नहीं की जा सकती है। सो दिस डिसिप्लिन रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, ईमानदारी। अगर आप में ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपके लिए काम नहीं करेगा ये, और सिविल सर्विसेज एग्जाम में सक्सेस के आपके चांसेस कम हो जाते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आप ग्रेजुएशन में फेल हो जाइए, आपने 4 साल की इंजीनियरिंग 7 साल में की हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप कंसिस्टेंट है ना, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों ने 4 साल की इंजीनियरिंग 7 साल में किया है। आप में से जो इंजीनियर होंगे उनको ये बात पता होगी कि आफ्टर 7th ईयर आपको नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट दे करके और वो बाहर कर देते हैं। ऐसे लोगों ने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को टॉप किया है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बने हैं। इसका मतलब है कि ये एग्जाम हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। इस एग्जाम में आपको ऐसे पता नहीं कितने स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने कभी फर्स्ट डिवीजन का मुंह नहीं देखा है, लेकिन वो बच्चे एग्जाम टॉप कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? कंसिस्टेंसी। तीसरा डिसएडवांटेज इसका कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह से ये स्कोरिंग नहीं है। हाँ, आर्ट्स के सब्जेक्ट में ये बहुत स्कोरिंग है। यू कैन स्कोर 280 to 300 marks in political science, which I believe is a decent enough score to get a rank in civil services। और अगर चीजें अच्छी हो गई तो आपको आईएएस भी मिल सकता है। इट इज अ डिसेंट इनफ स्कोर। लेकिन आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या मैं फिजिक्स की तरह से इसमें 400 स्कोर कर सकता हूं, इसमें 425 नंबर स्कोर कर सकता हूं, जो ऑलरेडी आ चुका है फिजिक्स और मैथ्स में? नहीं कर पाएंगे आप। उतने मार्क्स आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट में मिलने ही नहीं है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, यहां लिमिटेशन है आपके पास, इसलिए आपको इतने मार्क्स की जरूरत भी नहीं है। आईएएस बनना है तो इतना नंबर इज मोर देन इनफ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अदरवाइज आपकी एक रैंक तो लग ही जाएगी। आईएएस बनना या नहीं बनना वो बात की बात है,
लेकिन आपको एक रैंक तो मिल जाएगा इतने नंबर पे बड़े आराम से। सब कुछ ठीक रहा तो आप टॉप भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में आपको जान के हैरानी होगी दैट यू कैन स्कोर लाइक मैथमेटिक्स। पीपल हैव स्कोर्ड 195 मार्क्स आउट ऑफ 250 इन पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। आपको इस तरीके का ऑप्शनल दूसरा नहीं दिखेगा। Therein lies the beauty of political science. So these are the disadvantages of political science. Last but not the least, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में। 2-3 बातों को ध्यान रखिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो। पहला, कंसिस्टेंसी। आप मेरी क्लास अटेंड करेंगे, क्लास लेक्चर की सारी बातें सुनेंगे, सारी बातें लिखेंगे, जो मैं क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा वो करेंगे, वीकली बेसिस पे डाउट क्लियरिंग क्लास को आप अटेंड करेंगे, और टॉपिक एंड होने के बाद अगर आप टेस्ट को एंड करेंगे तो आप रियलाइज कर, टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप रियलाइज करेंगे कि सक्सेस इवेंचुअली आपके पास आएगा। सक्सेस के बारे में सोचने से सक्सेस नहीं आती है। दुनिया में आज तक कभी किसी को सक्सेस नहीं मिला कि जो सक्सेस के बारे में दिन रात बैठ करके क्या है तो सोच रहे हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। इससे आईएएस ऑफिसर आज तक कोई नहीं बना है, इससे आईपीएस ऑफिसर आज तक कोई नहीं बना है। ये सोचने से कि मैं एम्बेसडर बन जाऊंगा और इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी बनूंगा, ये सोचने से आज तक कोई नहीं बना है। उसके लिए जो जरूरी है वो करना है, और सबसे जरूरी पार्ट है कंसिस्टेंसी। जो चीज जब करवाई जाए तभी करो। कई बार मेरे पास बच्चों का मैसेज आता है, आपको जान के हैरानी होगी। बच्चे मेरे से क्या बोलते हैं, सर 10 दिनों से मैंने आपका लेक्चर नहीं देखा है, 20 दिनों से मैंने आपका लेक्चर नहीं देखा, अब मैं क्या करूं। मैं उनसे कहता हूं, बेटा पिछला लेक्चर छोड़ दो, जहां से क्लास चल रही है वहीं से पढ़ो। 20 दिनों का लेक्चर का मतलब हो गया 40 घंटे। 40 घंटे स्क्रीन पर बैठ करके वीडियो देख के और दिमाग में बिठाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब जहां से शुरू हो रहा है वहीं से करो। इसलिए आपको वीडियो का एक्सेस मिलेगा, आप वीडियो देखना चाहेंगे तो वीडियो आपके पास रहेगा, लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि नहीं, ये नहीं करना है। जो क्लास जिस दिन हुई है उस क्लास को उसी दिन फिनिश कीजिए। इसमें क्या है, कैरेक्टर आपके अंदर बिल्ड होता है। फिर जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ईमानदारी से क्यों नहीं करेंगे। क्या जरूरत है फालतू में एफर्ट लगाने की, समय लगाने की और ईमानदारी से काम नहीं करने की। अरे यार, मैं कोई काम करने ही जा रहा हूं तो मैं ईमानदारी से कर लेता हूं ना। मैं बाइक सीखने जा रहा हूं तो मैं ईमानदारी से बाइक सीख लेता हूं ना, उसमें चोरी क्यों करना है। मैं कार सीखने जा रहा हूं, उसमें ईमानदारी से कर लेता हूं। तो इसलिए ईमानदारी आपके अंदर बहुत जरूरी है, वो कंसिस्टेंसी वहीं से आना है, पहला। दूसरा, आपके सक्सेस का जो कोड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लिमिटेड सोर्स। सोर्स अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। किताबें बहुत नहीं खरीदनी है, वो पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा क्लास में। और आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं जानता हूं कि बच्चा बड़े होप के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, किसी एग्जाम की तैयारी करता है। मैं आपको वो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको प्रोफेसर बनाए। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोच हूं। मैं कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हूं। मुझे बच्चों को कंपटीशन पास करवाना है। कंपटीशन पास करवाने के लिए एक रिक्विजिट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। बिना उन स्किल्स के कंपटीशन कोई पास नहीं कर सकता है। सो यू नीड टू हैव लिमिटेड सोर्सेस। आपके बुक शेल्फ में लिमिटेड बुक्स दिखनी चाहिए। एंड देन तीसरा कोड बता रहा हूं सक्सेस का, मल्टीपल रिविजन्स। जितनी बारी रिवाइज कर सकते हो ना, उतनी बारी रिवाइज करो चीजों को। ये सिविल सर्विसेज के सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। हर टॉपर आपको ये बात बताएगा कि रिवीजन इज द की। मल्टीपल रिवीजन, इतनी बारी रिवाइज करो ना कि कई बार इरिटेशन होने लगे, अरे यार अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है ये तो मुझे पहले से पता है। वो रिवीजन इज द की। अगर तुम रिवाइज नहीं कर सकते हो तो ये समझ लो कि किसी काम का नहीं है वो पढ़ाई। मैंने एक चीज को आज पढ़ा और मुझे 1 साल के बाद पेपर देना है, क्या गारंटी है कि वो चीज मुझे साल भर के बाद याद रहेगी। क्योंकि इस साल में तो मैं और पता नहीं कितनी सारी चीजें पढ़ूंगा।
मुझे याद कैसे रहेंगी वो चीजें? ओनली व्हेन you will go for multiple revisions. Therein lies the beauty of civil services exam. ये सिविल सर्विसेज एग्जाम का कोड है, ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के सक्सेस का फॉर्मूला है, विच इज नोन टू ऑल. ऐसा नहीं है कि ये मेरे को पता है, आपको नहीं पता है, या किसी और को नहीं पता है. ये सबको पता है. ये जीवन में सक्सेस का फॉर्मूला है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में नहीं. पूरी दुनिया ये कहती है कि भाई कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है. एक ही चीज पढ़ो ना, लेकिन बार बार पढ़ो. एक ही काम करो ना, लेकिन बार बार करो, मास्टरी आ जानी है उसमें. वैसे ही एक ही सोर्स पढ़ो, बार बार पढ़ो, मास्टरी आ जानी है उसमें. कोई आपको 50 सोर्सेस नहीं रेफर करने के लिए बोल रहा है. तो हमारे पार्ट पर यही सारी चीजें रहेंगी. मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस की हुई है. यह आपका हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेशन होगा. आप रियलाइज करेंगे कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने आपसे कहा कि आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर टेस्ट, रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट. पहला, रेगुलर क्लास, रेगुलर टेस्ट, रेगुलर क्लास, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, क्वालिटी मटेरियल. जो भी नई बातें होंगी मैं सारी बातें क्लास नोट्स में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लूंगा, डोंट वरी. जो करंट अफेयर्स की चीज होगी, जो नया डेवलपमेंट होगा इंटरनेशनल इवेंट्स में, जो भी नया डेवलपमेंट होगा, नई थियरी जो न्यूज में होगी, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो मैं आपके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा. अननेसेसरली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू मल्टीपल सोर्सेस. आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, जो मटेरियल मिलेगा वो पढ़ना है, दैट्स इट. छोड़ दीजिए, बाकी चीजों पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आपका काम बहुत क्लियर कट है. आपका काम इतना ही है कि भाई उन चीजों पर फोकस करो जो तुम्हारे हाथ में है, जो डुएबल्स हैं. लाइफ का एक रूल होता है, फर्स्ट डू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नेसेसरी फॉर यू, देन डू व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू. डोंट थिंक अबाउट इम्पॉसिबल्स, इवेंचुअली यू विल बी डूइंग इम्पॉसिबल्स. पहले लेवल पर इम्पॉसिबल्स नहीं सोचना है. आप आईएएस बनेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, वो बात की बातें हैं, वो पहला स्टेज नहीं है. पहला स्टेज स्टूडेंट के लिए क्या है? पहला स्टेज है स्टूडेंट के लिए डेली पढ़ाई करना. आप आईएएस बनेंगे वो तो तब जब आप एग्जाम देंगे, और उसमें भी आईएएस बनने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी आप बनेंगे 35 साल की 36 साल की सर्विसेज के बाद. आफ्टर 35-36 ईयर्स यू बिकम कैबिनेट सेक्रेटरी. पहले नेसेसरी क्या है? यू रिमेन कंसिस्टेंट. हर दिन मेरे को काम करना है, हर दिन मुझे क्लास अटेंड करनी है, हर दिन मुझे नई चीजें सीखनी है, उसको रिवाइज करना है जो भी मैं क्लास में पढ़ रहा हूं. और एंड में हैव फेथ इन योर एबिलिटीज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपका बहुत अनशेकेबल बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए इन योर ओन एबिलिटीज. जैसे विराट कोहली को दुनिया कह रही थी कि तुम बड़े टैलेंटेड हो, दैट इज नॉट इनफ. विराट कोहली के अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं. वो सेल्फ बिलीफ, यही वो कोहली है जो 3 साल से सेंचुरी नहीं लगाया था, कोई बातें नहीं करता था, लोग ये कह रहे थे कि कब रिटायरमेंट होगा. यही वो कोहली है जिसने पिछले 3 महीनों में सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया. आज दोबारा से लोग ये कह रहे हैं किंग कोहली इज बैक. क्यों? सेल्फ बिलीफ. तो वो सेल्फ बिलीफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इसके साथ मैं ऑलमोस्ट, मुझे जो बातें आपसे कहनी थी मैंने मैक्सिमम बातें आपसे ऑलरेडी कह दी है. एक दो बातें जो मेरे को आपसे रिवाइज आपसे डिस्कस करना था, दैट यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम अस. जो भी पॉसिबल हो सकता है एज अ टीचर, एज एन इंस्टीट्यूशन, आपके सक्सेस के लिए हम वो करने की कोशिश करेंगे. आपके पार्ट पर काम है कंसिस्टेंट रहना, ऑनेस्ट रहना,
हमारे पार्ट पर काम है कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना, ऑनेस्ट एफर्ट लगाना। सक्सेस के बारे में सोचना ना आपका काम है ना हमारा काम है। आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरे आपके सोचने से सक्सेस नहीं आता है। सक्सेस आता है उस कंसिस्टेंट एफर्ट से। तो आपको सक्सेस को अपने पास लाने के लिए अपने आप को उस सिस्टम का पार्ट बनाना होता है, और वो सिस्टम आता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से। वो की है आपके लाइफ का। तो इसके साथ ही मैं इस ओरिएंटेशन सेशन को फिनिश करता हूं। अभी तक जो मैंने आपसे बातें कही, 2-3 बातें मैं क्विकली रिकैप्चुलेट करूंगा। मैंने आपसे ये बता दिया कि हम क्लास में क्या ऑफर करेंगे। मैंने आपसे ये भी बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस कोई एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल कोई भी ले सकता है, टॉप कर सकता है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अगर वास्ट है सिलेबस तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मैं आपसे एज ए स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मैं आपसे एज ए स्टूडेंट कंसिस्टेंसी डिमांड कर सकता हूं, मैं आपसे एज ए स्टूडेंट लिमिटेड सोर्सेज को रेफर करना डिमांड कर सकता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मल्टीपल सोर्सेज रेफर ना करें, मल्टीपल रिवीजन करें रादर, और कंसिस्टेंट रहे। इसके साथ ही आई वाइंड अप विद दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।